स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज जो हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास है। ठीक है, जैसे कि हमने बता रखा है कि 3 क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हमने इससे पहले 2 क्लास करा है, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे 3 कॉन्सेप्ट के साथ बात किया है। और आज अंतिम क्लास होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। और इसके बाद हम लोग एक क्लास और लेकर आएंगे जहाँ पे सभी क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, ताकि वहाँ पे हम लोग अच्छे क्वेश्चन को पिक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ का। ठीक है, चलिए तो आज क्लास में जो हम लोग कॉन्सेप्ट बात करेंगे उसको हम ऐसे कहते हैं जनरल अप्रोच का क्वेश्चन कहते हैं। जनरल अप्रोच कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे इस चैप्टर से थोड़ा हट के बात करते हैं, हम ये लिख देते हैं 2x² + 4x + 6। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अगर हम बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल रूप, व्यापक रूप, या फिर ऐसा कहते हैं जनरल इक्वेशंस, क्या होता है आप सभी को पता होगा। क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये क्या हो गया? जनरल। सेम उसी तरीके से हम लोग आज बात करने वाले हैं जनरल अप्रोच के बारे में। जनरल अप्रोच कहने का मतलब कि हम लोग आर्बिट्ररी के लिए बात करेंगे। जैसे अभी तक क्या होता था हमारे पास, होता था कि कोई टावर से किसी बिंदु का मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, 45 कुछ भी डिग्री हो जाता था, है ना। और यहाँ पे कुछ ऊंचाई दिया हुआ रहता था और हमें ये निकालना होता था या तो ये निकालना होता था। इसी तरीके से और भी हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हो सकता है यहाँ पे h दिया रहे, ठीक, आर्बिट्ररी जनरल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। h दिया हुआ रहेगा या p दिया हुआ रहेगा, उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है कि आज की क्लास में हम लोग बात क्या करने वाले हैं? जनरल अप्रोच के बारे में। क्लियर? तो चलिए इस चीज को हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या मानिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है आप लोगों के पास। मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और मान लेते हैं यहाँ पे है थीटा, कोई एंगल है थीटा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं स्मॉल ए, इसका नाम दे देते हैं स्मॉल बी, और इसका नाम दे देते हैं क्या? स्मॉल सी। क्लियर है? यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज था ABC, जहाँ पे ये एंगल थीटा है। और अगर हम आप लोगों से पूछे कि इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC। आप BC भी कह सकते हैं कि इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है, या फिर BC का वैल्यू दिया हुआ है कितना? स्मॉल b। क्लियर है? ठीक। अच्छा, इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AC होगा, या फिर सिंपली C भी कह सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि हाइपोटेन्यूज जो होता है थीटा के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता। थीटा चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाला होता है। क्लियर है बात? चलिए, हम लोग आज बताना ये चाह रहे हैं, जैसे आप सभी को पता होगा sin थीटा = क्या होता है? P/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। लंब बटा कर्ण। क्लियर है ये चीज? तो P क्या है यहाँ पे, देखिए बताइए P क्या है? B है, स्मॉल b। परपेंडिकुलर हम लोग को पता है sin थीटा क्या होता है? P/h। P की जगह पे क्या है? स्मॉल b, h की जगह कितना है? c। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम यहाँ से बोलें कि b का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो क्या करना होगा हमें? कुछ समझ में क्या हुआ? देखिए, sin थीटा = P/h होता था। P की जगह पे हमारे पास क्या है? P की जगह पे P की जगह पे B है, और H की जगह पे क्या है? C है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, sin थीटा = P/h = B/c। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से P का वैल्यू चाहें, देखिए अगर इस चीज को और अच्छे से समझना चाहें तो हम आप लोगों के लिए सिंपल कर रहे हैं, sin थीटा = B/c, यही है ना, B/c। अगर हम चाहें B का वैल्यू, तो इस C को क्या करना होगा? इधर भेज दीजिए, जो नीचे में डिस्टर्ब है भेज दीजिए, तो क्या होगा इधर? C × sin थीटा = क्या? B हो गया। तो इससे एक कंक्लूजन निकल कर आता है। क्या कंक्लूजन निकल कर आता है? यहाँ से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जब भी आपको इस साइड से इधर आना हो, समझ में आ रहा है? इस साइड से अगर आपको इधर आना हो, जैसे कि आपके पास एक साइड दिया हुआ है C, और अगर इसमें हम sin थीटा गुना कर दें, फिर से समझिए, एक साइड दिया हुआ है C, और अगर इसमें हम sin थीटा गुना कर दें तो हमें क्या, किसका वैल्यू मिलेगा? B का। फिर से समझिए, अब हमें नहीं पता, C हमारे पास था और C में sin थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? B। मतलब समझ में आ रहा है? हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि हमारे पास ये चीज है
और यहाँ से हमको यहाँ इसका वैल्यू पता करना है, तो क्या करेंगे? साइन से इंटू करेंगे। सिंपली इस सी में साइन से इंटू कर देंगे। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि देखिए 30 डिग्री है यहाँ मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है 60, और आपसे पूछ दिया जाए इसका वैल्यू, तो तरीका बहुत है बनाने का। साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जो आपने पहले क्लास 9-10 में पढ़ रखा है। लेकिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम लोग जनरल अप्रोच के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। समझ आ रहा है? यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। साइन 30 यहाँ पे दिया हुआ है 60 मीटर, तो अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा? साइन 60। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से हमें कहाँ जाना है? मतलब ऐसा समझ सकते हैं, हमें कहाँ जाना है? एच से कहाँ जाना है? पी पे। पी बाई एच होता है, एच से पी पे जाना, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता था? साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? साइन 30 डिग्री। थीटा क्या है? साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो जैसे भी 60 में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ टेबल है, साइन 30 में जैसे ही वहाँ 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या बोले हम? तो 60 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? समझ में आया इसका मतलब? मेन मीनिंग हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको हाइपोटेनियस से बेस निकालना हो तो सिंपली साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, अब ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब इसी तरीके से हम बात करें आपसे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई, इसी के जस्ट अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपको यहाँ से एच निकालना हो तो क्या करना होगा? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पी कोसेक थीटा। मतलब यहाँ एच पी तो अलग अलग दिया हुआ था ना, मतलब समझ में आ रहा है ना? अब यही बात हो गया कि अगर आपको यहाँ से उल्टा यहाँ आना हो तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, अगर हाइपोटेनियस सिर्फ दिया हो, आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आपका वैल्यू। हमने दिखाया आपको, एक एंगल थीटा 30 था, ये सिर्फ ये दिया हुआ था, हमें क्या चाहिए था? ये साइड चाहिए। तो हमने बताया कि इधर से जैसे ही हम इधर आएंगे तो क्या साइन 30 का साइन थीटा मल्टीप्लाई की जाकर ये वैल्यू आ जाएगा। हमने बताया कि ऐसा क्यों होता है ना? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी बाई एच का वैल्यू क्या? बी और सी। और अगर हम यहाँ से बी का वैल्यू चाहें तो ये सी क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो फाइनली हम ये देख पा रहे हैं, कंक्लूजन समझ में आ रहा है, निष्कर्ष क्या हो रहा है समझ में आ रहा है कि जैसे इधर से इधर पहुंचना है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर बी से सी पहुंचना है, उल्टा पहुंचना है तो क्या? कोसेक थीटा मल्टीप्लाई कीजिए। समझ में आया कैसे? क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से क्या होता है? tan होता है, इसको मिटा दे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? इसको रहने देते हैं। कोसेक थीटा क्यों? जब हमें इधर से इधर पहुंचना हो। अब चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जैसे कि अब हम लोग मान लेते हैं tan थीटा के लिए। tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। पी की जगह कितना है यहाँ पे? पी की जगह कितना है? b बाई। ठीक है, तो इस तरह के लिए p ये है, b ये है, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ से b का वैल्यू बोले आपसे, b का वैल्यू क्या होगा? a tan। मतलब अगर आपको b निकालना है, a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? b आएगा। समझ में? सेम वही कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास a है, उसमें tan थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, b आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब इसी तरीके से अब tan का रेसिप्रोकल क्या? cot थीटा b बाई p। अगर यहाँ से आपको b निकालना है तो क्या निकालेंगे हम लोग? cot थीटा p into cot। सॉरी, हम लोग यहाँ उल्टा कर रहे हैं ना। b बाई p तो होगा, देखिए ये b अलग चीज है और ये b अलग है। तो समझ में आ रहा है? ये b किसके लिए था? बेस के लिए था, और ये b यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा समझ सकते हैं। तो क्या होता है? b बाई p होता है। b की जगह कितना दिया हुआ है? a, और p की जगह कितना दिया हुआ है? तो अगर यहाँ से a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू क्या होगा? b। मतलब अगर आपको यहाँ से उल्टा यहीं पहुंचना है, इससे यहाँ पहुंचना, तो क्या करना होगा? cot थीटा। समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट है आपके पास cos और sec वाला। तो चूंकि आपको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाई h। वही पंडित बीच में बदरी है ना? तो इस तरीके से तो b बाई h हो गया। अब यहाँ से अगर b का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा? h cos थीटा। मतलब अगर b का वैल्यू चाहिए आपको कहाँ से? h से, तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? cos थीटा।
और इसका बी तो ये है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इस थीटा के लिए बी कौन है? ये है ना। तो अगर आपको h से b में आना है तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? cos थीटा। और अगर इधर से इधर जाना है तो क्या? sec थीटा। अभी समझा रहे हैं रेसिप्रोकल कंसेप्ट। क्लियर हुआ बात? अभी हम पूछ सकते हैं, मिटा दें इसको, एक बार फिर से देख लीजिए। कहीं डाउट है किसी को? कहीं डाउट है? नहीं। फिर पूछेंगे अभी। हाँ नहीं है ना डाउट? कोई दिक्कत? हाँ ठीक, अभी मुझसे पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम पूछेंगे इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? तो आपको क्या बताना है? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? तो इस तरीके से अब हम लोग साइड को बात करेंगे। ठीक है, अब समझ लीजिए आपके पास h दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले आप बताइए। h दिया हुआ है, इसका वैल्यू। ठीक है, h मतलब हाइपोटेनस नहीं, इसका लेंथ h दिया हुआ है। मान लेते हैं इसका लेंथ h है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? यहां से हम यहां कैसे पहुंचते थे? क्या रिलेशन है ये? इनटू साइन करें। कौन सा रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है? टेन का। इस थीटा के लिए कौन सा रिलेशन है ये? इस थीटा के लिए P है और ये B है, तो कौन सा रिलेशन है? PB। तो या तो 10 मल्टीप्लाई करना होगा या तो cot मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। इस थीटा के अगर 10 निकाले हम लोग तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा? P बाई B। P की जगह कितना है? H है। और इसको हमको निकालना है तो मान लेते हैं X। अगर हमें इसे निकालना है तो क्या करना होगा? हमें 10 थीटा से नहीं cot थीटा से जाना होगा। और अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ से X इक्वल टू आएगा H बाई 10 थीटा। ये लिख सकते हैं H बाई 10 थीटा। कैसे वो समझ में आया? हमें एक चाहिए था देख। हाँ समझ में आया? अच्छा, तो अब क्या होगा? या फिर आप दूसरा तरीके से जाइए, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा? cot थीटा इक्वल टू होगा B बाई T। T की जगह कितना है? H है। और B निकालना क्या होगा? B इक्वल टू H इसलिए कंफ्यूजन होगी क्योंकि हम एंगल यहाँ दे दिए, आप लोग यहाँ एंगल पढ़ रहे हैं। तो यही क्लियर हो गया। फिर से पूछे? हाँ पूछे? यहाँ से यहाँ पहुँचना है, क्या मल्टीप्लाई करना होगा? पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें P से H पहुँचना है या H से P पहुँचना है। सर B से H पहुंचना है ना? हाँ, B से H पहुँचना है तो क्या मल्टीप्लाई? cos। हाँ cos। cos देख लीजिए, करके देखते हैं हम लोग। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? B by H। B बाई H। B की जगह क्या है? B ही रहने देते हैं। H की जगह क्या है? H। हमें यहाँ से पहुँचना है तो हमें क्या चाहिए? H का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा? B cos थीटा। तो मतलब यहाँ से अगर यहाँ पहुँचना है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा? cos थीटा। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ले, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। तो समझ में आया ना? तो यही चीज है कि इस चीज का 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप लोग 2-4 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। हालांकि इसी चीज को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन लिखिए। आप लोगों के पास शायद क्वेश्चन होगा, आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा, किसी मीनार की ऊंचाई h मीटर है, वह धरातल पर स्थित किसी बिंदु से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए इधर। किसी मीनार की ऊंचाई h मीटर है, वह धरातल पर स्थित किसी बिंदु से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। मीनार की ओर h बाई 2 मीटर चलने पर शिखर के साथ उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, तो cot अल्फा माइनस cot बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर से सुनिए एक बार क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? एक मीनार है, वो एक धरातल से कोण बनाता है अल्फा मीटर। ये कुछ दूर अल्फा ये कुछ दूर चलने पर बीटा मीटर बनाता है, दो को कोण बना रहा है। तो अल्फा कॉट। देखिए फिर से एक बार सुनिए क्वेश्चन फिर से, ठीक है। किसी मीनार की ऊंचाई h मीटर है, वह धरातल पर स्थित किसी बिंदु से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। क्लियर बात?
h मीटर का कोई मीनार है और धरातल से किसी बिंदु से जो उन्नयन कोण है कितना है, अल्फा है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सुनिए, मीनार की ओर h/2 मीटर चलने पर शिखर के साथ उन्नयन कोण क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। मीनार की ओर चलने पर h/2 मीटर चलने पर h/2 मीटर इधर हम चले हैं तो कितना हो जाता है एंगल, बीटा हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो cot अल्फा माइनस cot बीटा का वैल्यू बताइए। तो cot अल्फा माइनस cot बीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है, क्लियर? अब जरा एक बात समझिए आप, यहाँ पे क्या है, बीटा, और ये क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, हमें क्या चाहिए, cot अल्फा माइनस cot बीटा। अब जरा बात कीजिए, ये अगर इस चीज का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करना होगा आपको? अगर हम यहाँ एक h तो दिया हुआ है ना, अगर h से हम सिर्फ इसका वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 10 नहीं करना पड़ेगा हमें। क्या हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए तो cot थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, b/c, सॉरी b/p, यस b/p पढ़ा था। अगर यहाँ से हम लोग निकालना क्या है, b निकालना है, तो b निकालना है तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा, p cot थीटा। आपके पास p है, p में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, cot थीटा, तभी तो यहाँ पहुंचेंगे। इसलिए जनरल अप्रोच का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, cot बीटा, थीटा क्यों करेंगे जी, यहाँ पे जो एंगल वही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ का अगर वैल्यू पूछे तो क्या होगा, h इंटू cot बीटा। इसका वैल्यू कितना होगा, h इंटू cot बीटा। समझ में आया? अब इसी तरीके से इस अल्फा वाले एंगल के लिए बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है नहीं पता, बट ये तो पता है, ये कितना है, h है। तो अगर इसके कंपैरिजन में हम इधर आएंगे तो फिर cot मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इंटू cot अल्फा। अल्फा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, h इंटू cot अल्फा। समझ में आया बात, h इंटू cot अल्फा। अब मेरा समझिए बात को, हमसे पूछा क्या गया है, cot अल्फा माइनस cot बीटा। अब देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, h इंटू cot अल्फा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी h इंटू cot अल्फा। ये क्या है, h इंटू cot बीटा। अगर हम इसको घटा दें, h इंटू cot बीटा घटा दें तो बचेगा क्या, ये वाला, इसका वैल्यू कितना है, h/2। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे दोनों से h कॉमन होगा क्या, h जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, cot अल्फा, और उधर कितना है, h/2। यहाँ पे क्या है, कॉमन होके h आ गया है, h यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। कैमरे में दिख रहा है क्या, h नहीं दिख रहा है यहाँ से, है ना? ठीक है, चलिए, तो ये h यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचा, cot अल्फा माइनस cot बीटा इज इक्वल टू क्या बचा, 1/2। हाँ, वाह, समझ में आया? ये पहला प्रॉब्लम है जनरल अप्रोच का। तो यहाँ पे जनरल अप्रोच इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई मेजरमेंट, मतलब कोई लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ नहीं दिया हुआ है, यहाँ 50 मीटर है या 60 मीटर है। यहाँ पे h और cot अल्फा cot बीटा में बात हो रहा है। समझ में आया? चलिए, यहाँ पे कैमरा दिख रहा है क्या, इस साइड नहीं दिख रहा क्या, परफेक्ट है, साइड दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, अब ठीक है। वाह, चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है क्या आप लोग के पास, देखिए एक क्वेश्चन है, एक झील की सतह से, इसको मिटा दे क्या, क्वेश्चन मिल रहा है क्या आप लोग के पास? देखिए एक क्वेश्चन है, एक झील की सतह से h मीटर ऊपर से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से करना चाहिए। एक झील की सतह से h मीटर ऊपर से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। मतलब समझ में आ रहा है, एक झील की सतह होगी, मान लेते ये झील की सतह है, और आप लोग को हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में जब हम लोग बात करेंगे
तो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस जैसे होगा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, जितना डिस्टेंस होगा तो मतलब सब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। कुछ याद है आप लोगों को, क्लास 10 में पढ़े थे कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है, इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो दूरी दोनों होती है आपस में क्या होती है, इक्वल नहीं, बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो उसी का कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा इस क्वेश्चन में। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे मतलब अगर इन सभी क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो इस लेवल के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इन क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक झील की सतह से h मीटर ऊपर, एक झील की सतह से h मीटर ऊपर से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। एक झील की सतह से h मीटर ऊपर से किसी बादल का उन्नयन कोण कितना है, अल्फा। यहाँ तक फिगर समझ में आया? फिर से एक बार पढ़िए। एक झील की सतह से h मीटर ऊपर से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है और उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, और उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना है, बीटा है, ठीक। उस बादल की झील की सतह से ऊंचाई क्या है, उस बादल की झील की सतह से ऊंचाई क्या है, ठीक है। समझ में आया? क्या बोलना चाहता है कि एक झील का सतह था, ठीक है। पानी कहाँ से शुरू होगा, देखो पानी कहाँ से शुरू होगा, एक झील की सतह। इधर पानी होगा क्या, ना, इधर पानी के ऊपर से बिल्कुल। अब सतह है यहाँ तो सतह के नीचे ही पानी होगा ना, ऊपर थोड़ा होगा। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एक झील का सतह से h मीटर ऊपर, ऐसा नहीं कि सतह से ही कौन बन रहा है, h मीटर ऊपर से कौन बन रहा है, अल्फा, और इसका प्रतिबिंब जो पानी में बन रहा है, पानी के नीचे बन रहा होगा, ठीक है। तो कितना बन रहा है, उसका अवनमन कोण बीटा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हमें क्या बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, सतह से बादल का दूरी कितना है, ये हमें बताना है। आपको एक बात हम बता देते हैं कि जो दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब आपको पता है कि जहाँ पे अपवर्तन परावर्तन होता है, हम इसकी ऐसा कह सकते हैं कि सब बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रकार, ये कोई दर्पण है और यहाँ पे कोई बिंब है, बिंब मतलब कोई वस्तु है, और इससे अगर जो दूरी होगा बिंब का वही दूरी होगा प्रतिबिंब का। समझ में आ रहा है? तो झील का सतह क्या है, एक दर्पण की जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे बिंब है, बिंब की जगह पे बादल है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। हालांकि दूरी देखने में सेम नहीं लग रहा, लेकिन सेम होगा। समझ में आ रहा है? हमने साइंस में पढ़ रखा है ये चीज। हमें क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बतानी है। ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सेम वही बात है, हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बतानी है ना। हम मान लेते हैं इसको अच्छे से, हम मान लेते हैं इस चीज को x। ये हम आप लोग को जनरल अप्रोच में बताते हैं कि जब भी जिस चीज की ऊंचाई निकालना होगा उसको x y z कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। अब अगर ये x हो गया तो ये कितना होगा जरा बताइए, तो सिर्फ आप बताइए। ये टोटल x, तो ये कितना, आप सोचिए, बताओ। x माइनस एच। सही है? पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ से यहाँ तक h है, ये भी h होगा, ये कितना होगा, x माइनस h। ठीक है। अब जरा बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन या फिर हमने जो पढ़ा है। अगर यहाँ से आपको यहाँ का वैल्यू निकालना होगा तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा, आगे भी हम लोग सीखे हैं। यहाँ से यहाँ आना है, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, कॉट थीटा। लेकिन थीटा की जगह कितना है, अल्फा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस एच इंटू कॉट अल्फा। वेरी गुड। अब जरा बात करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, x कैसे, x माइनस एच। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, x। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, वेरी गुड। नहीं समझे? अभी हम बताए, भले देखने में सेम नहीं लग रहा, लेकिन हम बताए थे कि बिंब से जो सतह का दूरी है वही दूरी तो उसका प्रतिबिंब का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने x माना है, तो ये भी कितना x, और ये दूरी एक्स्ट्रा हो रहा है ना x से ज्यादा, तो कितना x प्लस h।
अब बताइए ये कितना हो गया हमारा x प्लस एच, समझ में आया कैसे हुआ। अब बताइए इसके हेल्प से हमें कहाँ पहुंचना है, यहाँ फिर से इसी का वैल्यू निकालिए। अब इस ट्रायंगल में आकर क्या मल्टीप्लाई करना होगा, कॉट बीटा ही मल्टीप्लाई करना होगा। कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं देखिए, जैसे यहाँ पे P से B में पहुंचे, अभी भी तो P से B में पहुंच रहे हैं, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट बीटा। तो ये चीज बताइए, अब यही चीज बता रहा था कि x माइनस एच कॉट अल्फा है, और अब यही चीज बता रहा है कि x प्लस एच कॉट बीटा है, मतलब दोनों आपस में कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस एच कॉट बीटा। कॉट बीटा। कैसे हुआ, समझ में आया? यस। अब क्यों हम दोनों को इक्वल लिखे, क्योंकि दोनों एक ही का लेंथ बता रहा था। तो यहाँ पे हमें जो भी चीज चाहिए, मान लीजिए x चाहिए, तो पहले सबसे पहले सॉल्व कीजिए, x माइनस एच डिवाइडेड बाई x प्लस एच इज इक्वल टू क्या, कॉट बीटा बाई कॉट अल्फा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। आंसर देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपली इसके बाद कॉमन आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटा दें, समझ में आया यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा तरीका यहाँ से सॉल्व करने का। अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता, ये चीज आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हमें वैल्यू किसका चाहिए, x का, हमने x मान रखा था, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए x किसमें आएगा, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x कॉट अल्फा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x कॉट बीटा। लेकिन इधर वाला क्या है, पॉजिटिव में, इधर वाला पॉजिटिव में, जब इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, x कॉट अल्फा माइनस x कॉट बीटा। समझ में आ रहा है, जब हम x कॉमन आउट कर लेंगे तो क्या बचेगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। समझ में कैसे होगा, नहीं चलिए हम ओपन कर देते हैं, x कॉट अल्फा माइनस h कॉट अल्फा इज इक्वल टू x कॉट बीटा प्लस h कॉट बीटा। समझ में आया आप। अब देखिए इस क्या कर देते हैं हम, x कॉट अल्फा, उधर से x वाले को इधर लेकर आ जाते हैं, x कॉट बीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, h कॉट अल्फा, फिर क्या है प्लस h कॉट बीटा। ठीक है, इधर से x कॉमन कितना आ गया, ये आ गया, इधर से जब h कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। माइनस प्लस तो सही है ना, इधर से उधर गया है तो ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे, कहीं मिस्टेक अगर हो तो जरूर बताइएगा। तो अब देखिए हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x यहाँ से कितना आ गया, उधर से क्या है, पहले से h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। कुछ समझ में आ रहा है क्लास, हाँ। एक क्वेश्चन और लें, तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। हमें x पूछ रहा था कि सतह से कितना ऊंचाई होगा, तो ये हमारा इतना ऊंचाई होगा। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अगर बीटा का वैल्यू दिया हो रहा था, अल्फा का वैल्यू दिया हो रहा था, हाँ कभी कभी क्या होता है कि इस कॉट की जगह पर 10 होता है, तो आपको पता है कि हम लोग कॉट को 10 में कैसे बदलते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू p बाई b, तो 10 इक्वल टू b बाई p, तो हम लोग वहाँ पर बदलना जानते हैं कॉट थीटा को। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, शायद आप लोग को समझ आए। इसको मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष का अधोमन कोण है ना, अधोमन से उन्नयन कोण क्रमशः x और y है। फिर से सुनिए, एक पेड़ के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष के साथ एवं अधोमन से उन्नयन कोण क्रमशः x और y है, ठीक है। तद अनुसार उसी पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर, मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन, किसी को समझ में आया नहीं है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोमन मीन्स की नीचे वाला भाग, समझ में आया। एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोमन के उन्नयन कोण क्रमशः x और y है। अब क्लियर हो रहा है, उन्नयन कोण का बात हो रहा है,
उन्नयन कोण, तो पेड़ क्या होगा? भवन से छोटा। ठीक है, तो उस पेड़ की अच्छा, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर होगी? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? क्या है इसमें? एक भवन है। ठीक, इसका शीर्ष। हाँ शीर्ष। चलो कोई बात नहीं, फिर से सुनिए। एक भवन के शीर्ष के साथ, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ का उन्नयन कोण, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष और पेड़ के अधोभाग का उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना है? x और y। फिर से आप सुनिए, एक बार और अच्छे से सुनिए, जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक, हालांकि हम अगर इसको सॉल्व करें तो आपको सब पता चलेगा कि हाँ कैसे सॉल्व हो रहा है, ये चीज क्लियर होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर आप खुद से कैसे समझेंगे। तो पढ़ने का सबसे पहले तरीका होगा कि हम लोग क्वेश्चन को टुकड़ों में करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, एक भवन के शीर्ष के साथ, एक भवन के शीर्ष के साथ, ये भवन है, भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x और y। एक पेड़ के शीर्ष के साथ और अधोभाग के साथ उन्नयन कोण x और y। ठीक है, अब सुनिए, तद अनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर है? तद अनुसार उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है तो उस भवन की ऊंचाई कितनी होगी? क्या पूछा जा रहा है? भवन की ऊंचाई, तो क्या मान लेंगे हम लोग? x नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रमशः दिया हुआ है कि इसके शीर्ष के साथ x और इसके साथ y, तो क्या मान ले? k मान ले। तो अब सिर्फ आप बताइएगा यहाँ पे कितना होगा? k minus h। वाह, किसके लिए? इसके लिए, ये वाला। तो अब सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये कितना होगा, सिंपली बना लेंगे। अब बताइए, आप बताइए, हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? डायरेक्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, तुम बताओ। देखिए, ये पूरा के दिया हुआ है, और अगर हम लोग इस पूरा के से, देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज आपस में है तो इक्वल ही, तो अगर हम इसका वैल्यू निकालें पूरे के की मदद से तो क्या होगा? के कॉट वाई, के कॉट वाई इज इक्वल टू क्या? के माइनस एच कॉट एक्स। समझ में आया कैसे? देखिए, ये वाला का वैल्यू क्या हो गया? के, ये के है, के इंटू कॉट वाई, के इंटू कॉट वाई हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा? इसका इस साइड क्या है? के माइनस एच, तो के माइनस एच को जब कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल एक्स है तो कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ये वैल्यू। अब है दोनों आपस में इक्वल ही, नहीं समझ में आया? यस सर, नहीं आया? फिर से एक बार सुनिए, देखिए, अब इसको हम थोड़ा देर के लिए हटा दे रहे हैं। देखिए, ये पूरा साइड कितना है? के है। अब ये क्या है हमारा? आपको पता है कि सिर्फ इस ट्रायंगल को आप देखिए जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ से के से जैसे ही कॉट वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा, तो के कॉट वाई। अब ये जो लंबाई है वही लंबाई तो ये है, तो अब इसका लंबाई क्या होगा? इसका लंबाई अपने को पता है कि ये कितना है? के माइनस एच है, इसका है, सिर्फ इसका। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉट एक्स मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा। तो अभी इसका निकाला था क्या? के कॉट वाई, और इसका निकाला था के माइनस एच कॉट एक्स, तो दोनों आपस में तो इक्वल ही है, इसलिए लिखे के कॉट वाई इज इक्वल टू के माइनस एच कॉट एक्स। क्लियर? हमें क्या चाहिए? हमें के का वैल्यू चाहिए, तो ओपन कीजिए, के कॉट एक्स यहाँ होगा और इधर आएगा तो क्या होगा? के कॉमन हो जाएगा, कॉट वाई, और उधर से क्या होगा? माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या? माइनस h एच कॉट एक्स। कुछ समझ में आया कैसे हुआ? क्या किए? के कॉट वाई था, यहाँ से के कॉट एक्स होता प्लस में, तो इधर लेके आए तो माइनस में, के कॉमन कर लिए, क्लियर हो गया। अगर हम एक और माइनस इससे कॉमन कर लें तो क्या होगा? देखिए तो कॉट एक्स हो जाएगा पॉजिटिव और कॉट वाई हो जाएगा नेगेटिव। माइनस इधर आ गया है कॉमन, और यहाँ से एक माइनस है, कट गया। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, फिर से देखिए, था कितना? वाई था, और इधर कितना था?
x था, यहाँ तक था ना कि cot y था, k कॉमन किए इधर से आया था, k cot x आया था, नेगेटिव तो उधर से k कॉमन किए तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करना चाह रहे तो ये क्या होगा, ये माइनस में है क्या, नहीं है, प्लस तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस cot y, और ये क्या हो जाएगा प्लस cot x, और इधर क्या है आपका माइनस के, माइनस बाहर हो गया। अब क्या हम इसी चीज को ऐसे लिखते हैं cot x माइनस cot y, cot x प्लस है तो पहले लिख दिए, cot y है तो माइनस बाद में लिख दिए, और ये माइनस और इधर का जो एक माइनस है इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली बचेगा कितना, बचेगा आपके पास cot x माइनस cot y, माइनस माइनस तो कट गया, समझ में आया तुमको। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें k का वैल्यू चाहिए था, तो ये टोटल चीज कहाँ चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से वैल्यू कितना है k का, h cot x डिवाइडेड बाई क्या, cot x माइनस cot y, ये हमारा समझ में आया। अब बनेगा क्वेश्चन, नहीं आया, आ गया सर, आया। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग के लिए, लिखिए तो, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग भी लिखिए। लिखिए, भूतल से एक भवन के शीर्ष तथा भूतल से एक भवन के शीर्ष तथा, या फिर आप सुन लीजिएगा, होमवर्क के एज होमवर्क आप लोगों को घर के लिए दे देंगे, फटाफट सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं क्लास को। अब भूतल से एक भवन के शीर्ष तथा भवन के शीर्ष पर स्थित चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः x तथा 45 डिग्री है, तथा उस भवन की ऊंचाई h मीटर है, तदनुसार चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। फिर से सुनिए अच्छे से, क्वेश्चन को एक बार में ही समझने का प्रयास कीजिए। भूतल से एक भवन के शीर्ष तथा भवन के शीर्ष पर स्थित चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण x तथा 45 डिग्री है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, क्या है समझाइए। एक भवन है, भवन के ऊपर एक चिमनी है, ठीक है, तो एक कोई बिंदु से भवन के शीर्ष पे एक एंगल बनेगा और एक चिमनी के शीर्ष से एंगल बनेगा। तो भवन के शीर्ष से एंगल कितना बनेगा, x क्रमशः दिया हुआ है x, और चिमनी से कितना 45। अब समझ में आया आप लोग को, तो ये खुद एक ही बार में समझना था। फिर से सुनिए, भूतल से एक भवन के शीर्ष तथा भवन के शीर्ष पर स्थित चिमनी के शीर्ष, समझिए, भूतल से एक भवन के शीर्ष तथा भवन पर स्थित चिमनी के शीर्ष से क्रमशः उन्नयन कोण क्रमशः x तथा 45 डिग्री है। उस भवन की ऊंचाई h मीटर है, तदनुसार चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। देखिए क्या क्या बात हो रहा, एक भवन है, एक बिंदु है, भवन के शीर्ष से इसकी कोण कितना है, x है, पहले क्रमशः दिया हुआ है। अब भवन के शीर्ष पे क्या है, एक चिमनी है, ये चिमनी कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये चिमनी है, ठीक है। अब चिमनी के शीर्ष से इसी बिंदु का कोण कितना है, तो ये टोटल 45 होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ ये तो एंगल नहीं है, बनेगा तो हमेशा क्या 36 से ही बनता है, तो ये 45 दिया होगा। और इस भवन का ऊंचाई कितना है, h मीटर, हमें क्या चाहिए, इसका ऊंचाई चाहिए, तो आप चाहे इसको कुछ मान सकते हैं, है ना, हम लोग क्या कुछ नहीं है तो हम चलिए y मान लेते हैं। अब बताइए क्या क्या होगा, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले इधर आइए आप, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, h cot x, h प्लस वाई, h प्लस वाई, तो यहाँ पे भी कितना h प्लस वाई, कैसे cot x, देखिए आप लोग जान रहे होंगे 45 में ये 1, तो ये कितना 1, अगर यहाँ पे हम बोल दें h प्लस k, तो यहाँ पे कितना h प्लस k, अगर यहाँ पे h प्लस वाई, तो यहाँ पे कितना h प्लस y, अब देखिए 45 क्या बन रहा है, बाहर वाला पूरा 45 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना h प्लस y, h प्लस वाई, तो ये कितना h प्लस वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक बार आ रहा है, इसका वैल्यू कितना h प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या कहता है, h cot x, और x, समझ में आया कैसे, इज इक्वल टू h cot x। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू कितना आ गया, h cot x माइनस h मीटर। आंसर क्या है,
एच कॉट एक्स माइनस एच मीटर। वेरी गुड, समझ में आया। या एक और तरीका है इसको बनाने का, एक और क्या तरीका है, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ था एच प्लस वाई इंटू कॉट एक्स, सॉरी कॉट 45, नहीं पढ़े? देखिए आपको पता है ना, यहाँ से जैसे आपको इधर आना है तो क्या करना होगा, एच प्लस वाई इंटू कॉट कितना डिग्री दिया हुआ है 45, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। कॉट का और टेन का दोनों का 45 का वैल्यू 1 होता है। इस वजह से वैसे ही आप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सब है जनरल अप्रोच का क्वेश्चन, और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अच्छे से समझने का प्रयास करना है, सिर्फ एक बार में समझने का प्रयास करना है। एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से किसी स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा और फाई है। समझ में आया? क्या समझ में? आप क्यों लग रहा है सो रहे हैं? नहीं सर, सुन रहे। एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से, एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से, एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से, ठीक है, दो बिंदुओं से किसी स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, थीटा और फाई है। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, थीटा इज लेस देन फाई, थीटा इज लेस देन फाई, ठीक है, थीटा इज लेस देन फाई। यदि स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, दोनों बिंदु स्तंभ के एक ही तरफ हैं, तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे तो ऐसा हो सकता था, क्या बोला जा रहा था कि दो बिंदु हैं, ठीक, दो बिंदु से किसी स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, थीटा और फाई। यहाँ पे क्या हो सकता था कि स्तंभ ऐसा हो सकता था और दो बिंदु इधर इधर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि दोनों बिंदु स्तंभ के एक ही साइड है। तो ऐसा हो सकता है कि स्तंभ यहाँ है तो एक बिंदु यहाँ होगा तो एक बिंदु यहाँ होगा। क्लियर? अब क्या बोल रहा है कि दोनों बिंदुओं से जो कोण बन रहा है, तो एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण फाई है। अब बताइए थीटा कहाँ होगा और फाई कहाँ होगा, आप बताएंगे। थीटा यहाँ होगा या फाई यहाँ होगा? आप बताइए। थीटा यहाँ बस। थीटा यहाँ होगा। सही है। क्यों थीटा यहाँ क्यों होगा? थीटा बड़ा है फाई से। थीटा बड़ा है। बाईस। थीटा बड़ा है या थीटा छोटा है? देखिए तो अच्छा से। थीटा छोटा फाई बड़ा है। तो थीटा कहाँ होगा? इधर होगा थीटा यहाँ। यहाँ। अरे नहीं सर, यहाँ कितना यहाँ होगा? कहाँ होगा? फर्स्ट में फर्स्ट, फाई, सेकंड में थीटा। यहाँ थीटा यहाँ फाई। फाई। कैसे? नहीं ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास दो रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, दोनों एक के ऊपर है, कितना डिग्री? 0 डिग्री, 30, 40, 50, 60, ऐसे 90। तो अब देखिए अगर ऐसे है, ठीक, थीटा है तो यहाँ थीटा क्या है? छोटा। और जैसे ऐसे हो रहा तो ये क्या? बड़ा। हाँ। तो जो बड़ा होगा वो सामने होता है ना। तो समझ में आ रहा है? तो थीटा अगर फाई बड़ा है नीचे, और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? h। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी पता है हम लोगों को? तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर थीटा से लगाएं वैल्यू तो क्या होगा? h cot थीटा, और इसका वैल्यू h cot फाई। हमें क्या चाहिए? इसका दूरी चाहिए। क्या करना होगा? इस टोटल से इसको घटा दीजिए। टोटल कितना है हमारे पास? h cot थीटा। h cot थीटा, h cot थीटा है, और अगर इसको घटा देंगे तो क्या होगा? h cot। तो ये आपका आंसर आ गया। ये ऊंचाई होगा हमारा, ये यही ना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। हाँ, ये हो गया दूरी। अगर ये h मीटर है तो ये भी क्या होगा? मीटर। मीटर। समझ में आया? एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक भी क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, मतलब सारे क्वेश्चन तो हमें बताना पड़ता है, किसी से नहीं बना। ये बनेगा? ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है। कुछ समझ में, कुछ दिमाग में फिगर बना, डायग्राम कुछ बना? फिर से सुनिए। एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है और उसके ऊपर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड के तल ध्वज दंड खड़ा है। क्या समझ में आया? ध्वज दंड के तल का उन्नयन कोण अल्फा है और समतल बिंदु का ध्वज, सॉरी ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर है कहीं आप लोग के पास तो दे सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए सुनिएगा अच्छे से। किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत के बने उन्नयन कोण x तथा y है। उन्नयन कोण का बात हो रहा है, फिर से सुनिए। किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत से बने उन्नयन कोण x तथा y है। यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें। दिमाग में फिगर बना, कैसा डायग्राम बनता? फिर से एक बार सुनिए क्वेश्चन, हो सकता है कि आप लोगों में से कोई बनाए क्वेश्चन। देखिए किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से, समझ में आ रहा है? कोई पेड़ होगा उच्च बिंदु से निम्न बिंदु से, किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत से बने उन्नयन कोण x तथा y है। उच्च पहले बोला और इधर x पहले बोला, तो उच्च बिंदु से x, निम्न बिंदु से y। ठीक है। यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यदि पेड़ की ऊंचाई, क्या बात हो रहा है, यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बनाना है? बनेगा? तुमसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? नहीं समझ में आया? बनेगा? नहीं। वाह, चलिए सही है। क्वेश्चन समझ में आया? यस। कॉपी में बनेगा? जरा कॉपी में बना के आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अभी समझा नहीं क्वेश्चन? बनाओ, नहीं तुम लोग भी बनाओ। चलो हम देखते, छोड़ो मत बनाओ तुम लोग। देखो लास्ट क्वेश्चन है। एक क्या बोला था, पेड़ है, पेड़ का ऊंचाई कितना h मीटर है। पेड़ का और किसी इमारत से, उच्च बिंदु से किसी इमारत का उन्नयन कोण कितना है, x है। निम्न बिंदु से कितना है, y है, यही ना? यस। अगर ये h है तो ये कितना होगा, h होगा यहाँ से यहाँ तक। अब हमें टोटल इमारत की ऊंचाई चाहिए, हम मान लेते हैं क्या, k मान लेते हैं। ये कितना होगा, k माइनस h। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, k cot y इक्वल टू k माइनस h cot x। cot x। अब सिंपली हम क्या कर लेंगे, k वाले को साइड लाएंगे, k का वैल्यू फाइंड करें। बताइए डायरेक्ट बताइए, k कॉमन किए और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, cot y माइनस cot x cot x इज इक्वल टू क्या, माइनस h cot x। अब देखिए यहाँ से फिर माइनस कॉमन करेंगे, क्या होगा, माइनस के, यहाँ cot x माइनस cot y, तो माइनस और उधर का माइनस कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचेगा x, यहाँ पे y और ये माइनस कैंसिल। समझ में आया? अब यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा, h cot x डिवाइडेड बाई cot x माइनस cot y। समझ में आया? तो कैसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो जनरल अप्रोच क्वेश्चन बनेगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। और एक क्लास और होगा हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, जिसका हम लोग बात करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक रिवीजन क्लास होगा, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे करेंगे और वहाँ पे हम लोग बहुत मतलब ऐसे करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही ऑफ करते हैं।